हेलो फ्रेंड्स, सचिन जी क्लास के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में एमटीएस के कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर में आप लेवल पता चल जाएगा कि किस लेवल का बिल्कुल एकदम सरल सवाल, किस तरीके के सवाल आते हैं एमटीएस में। तो आगे बढ़ने से पहले चल रहा हूँ मंजिल के सफर में, चल रहा हूँ मंजिल के सफर में, मंजिल पाना अभी बाकी है। कर लेने दो चर्चे लोगों को मेरी हार के, कर लेने दो पड़ोसियों को चर्चे मेरी हार के, कामयाबी का स्वरूप जाना भी बाकी है। तो आइए, अगर आपको भी सपना है कुछ कर जाने का तो आइए जुड़िए हमारे साथ और वीडियो को पूरी देखना, और अंत तक आप देखोगे कि कितनी अच्छी तरीके से मैथ को आसानी से सिखाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, 15 संतरों का विक्रय मूल्य 19 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अगर बात की जाए कि कहा क्या जा रहा है कि 15 संतरों का विक्रय मूल्य, यानी मैं अगर बात करूं, मैंने 19 संतरे जो खरीदे, तो मान लो 19 संतरे खरीदे गए और उसको बेचा गया, 15 संतरे बेचे गए, तो मैं ये कह सकता हूं कि 15 संतरों पर 4 संतरों का फायदा हुआ। यानी कि सीधी सी बात ये कह सकता हूं कि 15 संतरों पर 4 संतरों का अगर फायदा हुआ है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 15 नीचे लिखेंगे, इसके बाद फायदा कितने को, 4 का फायदा हुआ है और 100 से गुणा कर देंगे। बस इतना ही करना है। 5 से काट लो, 5 से काटेंगे तो 20, इसको काटेंगे तो 3, 20 चौको 80, 80 का भाग अगर 3 से करते हो, 3 दूनी 6 और 5 18, यानी 26। ऑप्शन में देखोगे तो एक ही ऑप्शन में 26.6 लिखा है, यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, एक कार्यक्रम में 500 अतिथि हैं, जिनमें से 28% वयस्क पुरुष और 64% वयस्क महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। कार्यक्रम में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक कार्यक्रम में 500 लोग हैं और 500 लोगों में से अगर मैं ये कहूँ कि 28% अगर पुरुष हैं, 28% अगर मेल हैं और आपके 64% जो हैं महिलाएं हैं, फीमेल जो है वो हमारे 64% हैं, तो बच्चों की संख्या क्या होगी, यानी इसमें इनको जोड़ने का जो परसेंट बचेगा वही हमारे बच्चे होंगे। यानी कह सकते हैं कि यहाँ से अगर 28 64 को जोड़ते हो तो टोटल हो जाएगा 92%। अगर 100 में से 92% महिलाएं और पुरुष हैं, बच्चे कितने परसेंट होंगे, 8% होंगे। यानी कि सीधी सी बात है कि 500 का 8% बच्चे होंगे, तो बच्चों की संख्या बराबर हो जाएगा 500 गुणे 8 और बटे 100 का परसेंट मतलब तो 100, 2 जीरो कटा 8 40, यानी कि 40 जो है हमारे बच्चे होंगे। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, पहली 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर हमें पहले तो देखो, क्योंकि औसत का फार्मूला होता है, यानी एवरेज हमारा होता है, औसत इक्वल टू होता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो यानी कि अगर हम पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 50 सम संख्याओं का हम योग कैसे करते हैं। तो 50 सम संख्याओं का योग करने के लिए सबसे पहले 50 सम संख्याओं का योग करने के लिए फार्मूला होता है n+1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में n, ये फार्मूला लगाते हैं किसी भी संख्या का योग, मतलब सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए n+1 n, यानी n क्या होता है, n जो संख्या होती है, जितनी संख्याएं दी जाएंगी हमको, ठीक है, लेकिन क्रमांक संख्याओं के लिए केवल ये फार्मूला लगेगा। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास संख्याएं कितनी है, 50, तो 50 में 1 का गुणा अगर 50 और 1 करेंगे तो 51 हो जाएगा, यानी 51 गुणे 50 करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी, योग आ जाएगा। और हमें क्या है, कुल संख्या, यानी हमारे पास संख्याएं कितनी है 50, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ 50, तो यानी कि ये कहने का ये मतलब है 50 से 50 कट जाएगा तो हमारा औसत कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। एक बार फिर से समझिए, कहने का मतलब है कि कुल योग, यानी कि अगर हम सम संख्याओं का योग निकालते हैं, क्रमांक सम संख्याओं का योग निकालते हैं, तो योग निकालने का फार्मूला है n+1 × n, यानी n+1 यानी हमारे पास 50 संख्या है, 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51 गुणे 50, ये तो हमारे पास योग हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये योग हो गया। लेकिन अगर हमारे पास क्या करें, नीचे हमें औसत भी निकालना है, कुल संख्याओं से हमें भाग भी करना है इसको, तो हम गुणा पहले नहीं करेंगे, हम पहले यहाँ पे 50 नीचे लिख लेंगे, 50 से 50 कट जाएगा तो 60 देते हैं, यानी कि 51 क्या होगा, 51 होगा औसत। तो पहली 50 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना होगा, 51 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, अगला सवाल है
एक व्यक्ति एक खिलौना 400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए एक चीज हमेशा ये याद रखेंगे हम लोग कि जो हमारा सीपी होता है, जो हमारा क्रय मूल्य होता है, सीपी यानी क्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा उसको हम 100% मानेंगे। कहने का मतलब ये है एक व्यक्ति ने एक खिलौने को 400 रुपए में खरीदा और उसे 15% की हानि पर बेचा, यानी कि अगर 100 रुपए का क्रय मूल्य रहा, 100% क्रय मूल्य रहा होगा, 15% की हानि हो रही है, यानी हम ये सीधा ये मान सकते हैं उसे उसने कितने पर बेचा होगा? 85% पर बेचा होगा। कितने पर बेचा होगा? 85% पे बेचा होगा। यानी कि ये सीधा ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। अगर कभी भी हमें विक्रय मूल्य निकालना हो, यानी कि हमें एसपी निकालना हो, एसपी होगा 100 माइनस या हानि, अगर माइनस हानि है तो माइनस लगाएंगे, अगर प्लस मतलब लाभ हो रहा है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या लगाने वाले हैं? मल्टीप्लाई में सीपी लिखेंगे, अपान में 100 लिखेंगे। ये वाला फार्मूला हमें लगाना है। चलिए तो इससे निकाल लेते हैं। तो अगर हम हमारे पास जो सीपी था, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस था, यानी खरीदा 400 रुपये में खरीद रहा है, वो हमारे पास सीपी है। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली ऐसे 400 गुणे 100 में से 15 कटेंगे तो 85 और बटे में 100। अगर जीरो दोनों काट सकते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से 20 और 4 और 32 और 32 और 2 34। तो हमारा आंसर आ गया 340 रुपए। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। तो 340 रुपए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहे हैं कि S1 और S2 परस्पर एक कार्य को 18 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। S2 S3 परस्पर उसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि S3 और S1 परस्पर उसे 54 दिनों में कर सकते हैं। कुल तीनों परस्पर कार्य करते हुए कार्य का 50% कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं? देखिए कैसे निकालना है। अगर हम बात करें S1 और S2 जो आपस में मिलकर के कितने दिनों में काम को कर रहे हैं? 18 दिनों में काम को कर लेते हैं। अगर मैं S2 और S3 की बात करूंगा तो ये दोनों हैं 27 दिनों में काम को कर देते हैं। अगर हम बात करेंगे S3 और S1 की, तो ये जो है काम को 54 दिनों में निपटा देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इनका पहले यहाँ से लासा निकालना है। लासा से हमारी क्या निकलेगी? क्षमता निकल आएगी। अगर हम 18 से 54 का लासा निकालेंगे तो लासा निकलता है 54। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 18 से ये कितने गुना है? 18 का तो 3 गुना है। 27 का ये कितने गुना है? 2 गुना है। और अगर यहाँ से 54 से देखेंगे तो 54 का ये 1 गुना है। यानी कि हमारी जो इनकी क्षमता कितनी आ गई? 3, 2 और 1, 3। यानी S1 और S2 की क्षमता 3, S2 और S3 की क्षमता 2, S3 और S1 की क्षमता 1। यानी कि ये एक काम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्षमता हो गई। अब हमें करना क्या है? अगर हम यहाँ पे इनको जोड़ दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा? S1 जुड़ेंगे तो 2 S1 होंगे, यानी हम 2 कॉमन ले रहे हैं। S2 जोड़ेंगे तो 2 S2 होंगे, S3 यानी कहने का मतलब है 2S1 प्लस S2 प्लस S3 बराबर, अगर हम क्षमता को जोड़ देंगे 3, 2, 5 और 1 से क्षमता कितनी आ गई? 6 आ गई। अगर 2 से इस वाले 2 से अगर इसको काट लिया जाए तो यानी 3, यानी S1 S2 और S3 जो है एक दिन में जो है 3 काम करते हैं। और कहने का मतलब हमारे पास टोटल काम कितना है? 54। कुल कार्य कितना है हमारे पास? 54 है। कुल कार्य 54 है और तीनों ने मिल करके एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि 54 में जो आधा काम होगा, यानी 54 का आधा करेंगे तो आएगा 27। तो जो 27 काम है 3 से कितने दिन में करेंगे? तो क्षमता से सीधा भाग कर देते हैं। 3 से भाग करेंगे तो 9 दिन में जो है तीनों लोग मिलकर के उस काम का आधा 50% कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। करुण ने वरुण से 1200 रुपए और तरुण से 1500 रुपए समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। यदि करुण ने 2 वर्ष की अवधि के अंत में वरुण को 1600 रुपए का ब्याज दिया तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में वह तरुण को कितना ब्याज देगा? कहने का मतलब है एक व्यक्ति हमारे पास है करुण। क्या है? करुण ने क्या किया है? करुण ने वरुण से 12,000 रुपये उधार लिए और तरुण से 15,000 रुपये उधार लिया, यानी वरुण से इसने 12,000 रुपये उधार लिए हैं और जो है तरुण के पास गया, तरुण से भी इसने उधार ले लिया है 15,000 रुपये। और अगर बड़े इंसान है, 2 लोगों से उधार लिया, एक से 12,000 एक से 15,000, लेकिन जो इसकी ब्याज की दर है, ब्याज की दर जो है वो हमारे पास दर समान है, दर जो है समान है, दर समान है। यानी इसमें अगर 5%, 10%, 15% जो भी इस 12,000 में लगेगा वही जो है 15,000 में भी वही दर लगने वाली है। तो कह रहे हैं कि जो वरुण है, वरुण से 2 वर्ष के अंत में 1680 रुपये ब्याज दिया, यानी वरुण को जो है
उसने 1680 रुपए ब्याज दिया, 1680 रुपए ब्याज के रूप में उसने वरुण को दिया है। हमसे सीधा कह रहा है कि हमसे मतलब पूछा जा रहा है कि वो तरुण को कितने रुपए देगा। अगर इसको 12,000 के 1680 रुपए मिल रहे हैं तो 15,000 का उससे कितना मिलेगा, 15,000 का उससे कितना ब्याज वो देने वाला है। चलिए तो इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हम 12,000 से इसको चेक करते हैं ये कितना परसेंट है। तो 12,000 देखो सूत्र से नहीं जाएंगे, हम उससे डायरेक्ट निकालने वाले हैं। जो हमारे पास मूलधन उसको नीचे लिखा, 1680 कितना परसेंट यानी 1680 और गुणे में 100, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटे, 2 जीरो से 1 जीरो काटा, तो यहाँ से क्या निकल आएगा 12 की हम 12 और बच्चों 48, यानी 2 साल की जो दर है वो 14% है। 2 साल की दर 14% है। यहाँ से चाहो तो 1 साल की भी दर निकाल सकते हो 7%, लेकिन हम फिर भी वहां पर भी 2 साल की निकालेंगे, हम यहाँ पे 14% ही रहने देंगे। इसके बाद अगर हमें क्या करना है 15,000 का केवल ब्याज निकालना है तो 14% निकालेंगे, क्या निकालेंगे 14% निकालेंगे। अगर हमसे उसका कुल कितना धन दिया तो फिर हम 114% निकालते हैं, क्योंकि जो मूलधन है वो 100% होता है। अगर उससे हमें पूरा मिश्रधन पूछ रहा है तो 114% निकालेंगे। अगर हमसे पूछ रहा है कि ब्याज तो फिर हम केवल 14% निकालेंगे। चलिए यहाँ से हम निकालते हैं, इसमें बटे में 100 लिख देंगे, 2 जीरो से हमने 2 जीरो को खत्म कर दिया। तो यहाँ से 14 शून्य शून्य, 14 70 का जीरो हासिल आ गया 7, 14 के 14 और 14 7 21। तो ऑप्शन नंबर देखिए 21, तो जो ऑप्शन नंबर आपके 3 में है वो आपका बिल्कुल सवाल सही है, वो जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है बहुत ही सुंदर। तो कहा जा रहा है, अगले सवाल में बिल्कुल कहा जा रहा है, एक पुलिसकर्मी जो है 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, यानी चोर जो है 200 मीटर ज्यादा दूर है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी की जो गति है वो 9 किलोमीटर प्रति वेग से दौड़ता है और चोर जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से दौड़ता है। पुलिसकर्मी कितने समय बाद चोर को पकड़ लेगा? मुझे बताइए, जो है हमारा जो पुलिस वाला है उसकी जो रफ्तार है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमारा जो चोर है, चोर की जो रफ्तार है वो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम पहले बात करें तो ये जो हमारा जो चोर था वो उसकी 200 मीटर जो है दूरी पर था, 200 मीटर दूर था। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे सवालों को करने के लिए सीधे क्या करते हैं हम लोग, इन जो चालों की जो अंतर होता है, चालों का, दोनों चालों का अंतर निकालते हैं पहले। दोनों ही चालों का अंतर क्या है 9 किलोमीटर और 7 किलोमीटर का अंतर आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस 2 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए हमें क्या करना होता है 5/18। देखिए अगर हमें सेकेंड बड़े की तरफ जाएंगे, अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 लिखते हैं। अगर मीटर पर सेकंड छोटे की तरफ आएंगे तो छोटी संख्या ऊपर 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसकी चाल निकालेंगे तो ये चाल कितनी आ जाएगी, 2 से काट लेंगे तो 5/9, यानी कि हमारी जो चाल आ गई 5/9 मीटर पर सेकंड आ गई, मीटर पर सेकंड आ गई। अब यहाँ से सीधे से चलते हैं। अब ये जो 200 मीटर की जो दूरी थी, मतलब जितना जो दोनों के बीच में अंतर था उसी में सीधा भाग कर दो, वही आपका सही जवाब हो जाता है। तो यहाँ से क्या करने वाले 200 में इसे भाग करने वाले हैं। तो हमारे पास 200 है, 200 में 5/9 से भाग करेंगे तो 5 से इसको काट देंगे तो 40 बार हो जाएगा, 40 को गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 360। और आपका क्या करना 360 सेकेंड आ गया, 360 क्या है सेकेंड आया, लेकिन हमें मिनट में बताना है। हम इसमें क्या करेंगे 60 से इसको भाग कर देंगे, 6 से काटेंगे 6 बार, मेरी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगा 6 मिनट। तो जो हमारा सवाल का जवाब होगा वो जवाब होगा पहला ऑप्शन 6 मिनट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप लेवल देख रहे होंगे सवालों का कि एमटीएस का जो पेपर है उतना ज़्यादा कठिन नहीं आता, क्योंकि ये वैकेंसी जो 10th पास के लिए है। तो अगर 10th पास के लिए अगर ये वैकेंसी है तो उसी लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, भले ही उसका पेपर देने वाले भले ही ग्रेजुएट लेवल के हों, लेकिन जो लेवल है वो पेपर का लेवल उतना कठिन नहीं होता है मैथ का। तो आपने सवालों को भी प्रेस होकर सवालों को अंदाजा लगा लिया होगा कि मैथ कितनी सरल आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, 7 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर की तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए तो देखिए अगर शंकु की बात करते हैं तो शंकु हमारे पास इस तरीके का शंकु बना होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नीचे वृत्त बना हुआ है, ये जो वृत्त की जो त्रिज्या है जो r है, यहाँ से देखिए r की वैल्यू जो है हमारे पास दे जा रही है, r जो है 7 सेंटीमीटर है। इसका क्या करें 8 सेंटीमीटर की तिर्यक ऊंचाई, ये वाली जो हाइट है ये है 8, और इसके बाद क्या कह रहे हैं
कि शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अगर हमें फार्मूला पता होगा तो हम जल्दी से लगा पाएंगे। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। एल होता है त्रिज्या की ऊंचाई, यानी जो ये 8 है ये है त्रिज्या की ऊंचाई। त्रिज्या की ऊंचाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, तो पाई आर एल। पाई की वैल्यू हम सबको पता है कि 22/7 होती है। इसके अलावा आर हमको कितना दिया जा रहा है, आर हमको 7 दिया जा रहा है, 7 लिख देंगे। एल हमको कितना दिया जा रहा है, एल हमको 8 दिया जा रहा है। 7 से मैं 7 को काट सकता हूँ। अब क्या करूंगा, 8 से गुणा कर दूंगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर आपका जो है जवाब होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल है P1, P2 और P3 तीन व्यक्ति हैं जिनका औसत जो है 50 है। यदि P1 का मान औसत का आधा हो तो P2 और P3 का औसत क्या होगा। बिल्कुल सरल सवाल है, एक बार देखते हैं फिर से इसको। क्या कहने का मतलब है, ये कह रहे हैं कि P1, P2 और P3 जो है इनका औसत का मतलब होता है कि कुल योग बटे कुल संख्या, यानी 3 लोग हैं तो बटे में क्या रहेगा, संख्या यानी 3 रहेगी, और तीनों का अगर योग करेंगे तो P1 + P2 ये लिखेंगे। तो यानी इतना बराबर हमको दिया जा रहा है 50। तो मुझे बताइए अगर इन तीनों का मैं अगर योग निकालूं, योग क्या होगा, इससे इधर गुणा हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ P1, P2 और P3 का जो योग है बेटा 150 हो गया। कितना हो गया, 150 हो गया। अब हमसे ये कहा जा रहा है तो हमारा जो P1 है, P1 की वैल्यू औसत का आधा है, तो औसत 50 है, आधा कितना होगा 25। यानी P1 की वैल्यू अगर 25 है, P1 अगर मेरा 25 है, अगर मैं P1 की वैल्यू 25 रख देता हूँ तो P2 और P3 मेरे क्या आ जाएंगे, P2 + P3 बराबर क्या होगा 150। ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, कह सकते हैं P2 और P3 की जो वैल्यू है वो 150 - 25 ये बराबर आ जाएगी 125। और हमसे हम ये जानते हैं कि हमें औसत निकालने के क्या करना पड़ता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो 2 लोग हैं, कुल योग 125 है और लोग कितने हैं, 2 लोग हैं, तो इनका औसत निकालने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 से भाग करेंगे तो 2 × 12, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 बचे 10, 62.5 आपका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही है। चलिए एक सवाल और लगा लेते हैं, बिल्कुल अगला सरल, इसको क्या करना है, सरल करना है। क्या सरल करना है, सवाल में लिखा है 25 + 12 - 2 प्लस मिडिल ब्रैकेट, इसके बाद छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 4/2। चलिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट ही करते हैं। आपने बोर्ड मास का एक फार्मूला पढ़ा होगा, BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इसके बाद होता है ओ से होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कई प्रकार के होते हैं, बड़ा ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, इस तरीके से 3 ब्रैकेट हमारे पास होते हैं। ठीक है, और एक इसके ऊपर अगर हम लाइन अगर खींच दी, किसी संख्या के ऊपर अगर लाइन खींच दी गई है तो सबसे पहले हम उसको बार को ही हल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी से हो गया डिवाइड मतलब भाग, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई मतलब गुणा, इसका ए का मतलब हो गया ऐड और एस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्ट। सबसे बाद में सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि सबसे पहले भाग होगा, इसके बाद गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, उसके बाद घटाना होगा। इस चीज़ों को बोर्ड मार्क से करते हैं। तो सबसे पहले लेकिन हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 4 का भाग 2। 4 में अगर 2 का भाग करेंगे तो संख्या कितनी आने वाली है, 2। अब 2 आगे तो क्या निकल जाएगा, 25 + 12 माइनस का 2 और ब्रैकेट से बाहर निकल के आ जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, तो 25 और 12 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 37। बिल्कुल बिना पेन चलाए हुए भी इन सवालों को किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अंतिम प्रश्न, आज के सेशन का आखिरी सवाल लेते हैं। और जो भी चीजें ना सही आई हो, जो भी कैसी भी जैसी भी आपको क्लास लगी हो, उसको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर अपने फीडबैक दें कि किस तरीके की आपको क्लास लगी। अंतिम सवाल लेते हैं। अंतिम सवाल में लिखा गया है 301 का 14 सही 2/7% प्लस 184 का 12.5% का मान क्या होगा। तो देखिए का मतलब होता है गुणा, 301 गुणे
अगर यहाँ पे 14 से 2/7 का अगर डायरेक्ट ही मान निकालो तो 1/7 आता है, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं याद है तो उसको निकालेंगे कैसे, 7 का गुणा 14 में 14 98 2 98 2 100 यानी 100/7 और प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो 100 से 100 काट देंगे तो क्या बचेगा 1/7 इधर प्लस 184 का 12/5 का अगर मान आपको पता हो तो 1/8 होता है, लेकिन नहीं पता है तो निकाल सकते हो। 125 12/5 बटे का मतलब प्रतिशत मतलब होता है 100 और यहाँ से अगर हम इसको हटा देंगे तो यहाँ पे लगाते हैं 0। अब इसको अगर काटेंगे तो 8 बार में ये पूरा कट जाएगा। 8 से इसको भाग कर देंगे, 8 दूनी 16 8 त्रिक 24। अगर 7 से इसको काटेंगे तो 7 चौक 28 7 त्रिक 21। 43 और 23 को जोड़ दोगे तो आपका आंसर होगा 66 विल बी योर आंसर।